अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा है आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि हमने करना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट पढ़, तो उसमें मैंने कहा था 4-5 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है और ये पेपर के पॉइंट जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हमारे पास। तो आज बेसिकली हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए। आज के टॉपिक बेसिकली हमने पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को हमने पढ़ना है, डेफिनेशन भी देखनी, इसका टाइम भी देखना, पीरियड का भी करोगे। उससे पहले ना हमने क्या करना है, इसको समझना बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, ये जो वर्ड है बेसिकली हमें क्या मैसेज करके क्या करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। जब ये आपको इसका मतलब समझ आएगा तो आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, इसका ट्रेंड समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, अब एनर्जी का मतलब पता है कि ये हरारत दूसरे को एनर्जी कहते हैं। अब आयोनाइजेशन से मुराद इनकी किसी भी आयन को बनाने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम बेसिकली कहते हैं आयोनाइजेशन। इनके आयोनाइज करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर है उस एनर्जी को हम बेसिकली क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसकी हम क्या कहते हैं, मैं कहता हूं कि मेरे पास ना Na पॉजिटिव है, सॉरी सोडियम एटम है। अब मैं कहता हूं मैंने ना सोडियम एटम से ना मुझे सोडियम का आयन बनाना दे, सोडियम के एटम से सोडियम आयन बना दे। अब ये किस तरह से बनेगा हमारे पास, अब ये होगा कि हमने क्या करना, सोडियम के एटम में से हमने क्या करना, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास सोडियम का आयन बनेगा ना। अब उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमने एनर्जी दी है उस एनर्जी को बेसिकली हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन। अब देखिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं कहता हूं कि ये हमारे पास सोडियम का एटम है, ये सोडियम का एटम है, ये उसका हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियस। ये उसका पहला शेल, इसे हम के शेल कह रहे हैं, के शेल, ये के शेल। अब उसके बाद के बाद एल शेल, के बाद एल शेल। अब एल के बाद जो हमारे पास शेल है उसे हम क्या कहेंगे, एम शेल कहेंगे। क्या कहेंगे, एम शेल। अब हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर पता है, इनकी जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास जिसे हम जी कहते हैं वो हमें पता है सोडियम का। अब एटॉमिक नंबर जी जो है ना उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते होते हैं। अब देखिए भी सोडियम का जो जी है, एटॉमिक नंबर जी, ये बेसिकली ना हमें दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक तो ये बताता है कि एटम है ना उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, मीन उसके पास प्रोटॉन कितने हैं, और दूसरी बात हमें ये बताता है कि उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये जी जो है नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्या बताता है, इंफॉर्मेशन बताता है। अब देखिए हमें किसके बारे में पता है, हमें प्रोटॉन के बारे में, हमें इसके जी के बारे में पता है। सोडियम का जो जी है ना एटॉमिक नंबर वो कितना आपस में है, तो डेफिनेटली इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने लेके आ रहे हैं। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब देखिए इसके पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है के शेल मैक्सिमम कितना अकोमोडेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन 2। अब उसके बाद के बाद एल शेल, उसमें 8, 2 2 4 2 6 और 2 8 8 2 कितने 10। अब पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, 11। अब हम कहते हैं कि हमने ना सोडियम एटम को हमने क्या बनाना, आयन बनाना। अब इसके बैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन हमने क्या करना, निकालना। अब निकालने के लिए क्या करना, बस इसे कुछ, अब देखिए सोडियम एटम जो होगा इसको इस न्यूक्लियस में ये इलेक्ट्रॉन इसे अपनी तरफ खींचा। अब हम क्या करेंगे, हम इसे इतनी मैक्सिमम एनर्जी देंगे ताकि ये जो है इससे जो फोर्स इसने इसके ऊपर लगाई उस फोर्स को तोड़कर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करें, निकल जाए। वो एनर्जी जो हम इसे दे रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए, इस शेल से निकालने के लिए, सोडियम के लिए जो हमारे ये शेल है उस एनर्जी को बेसिकली हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन। अब दूसरी बात ये कि ये जो एटम है ये तो एक अकेला आइसोलेटेड एटम है और साथ इसकी जो स्टेट वो कौन सा रहता है, गैसियस स्टेट। ये दो बातें भी याद रखनी। नंबर 1 गैसियस स्टेट हमारे पास, गैसियस स्टेट, और नंबर 2 ये आइसोलेट, एक अकेला एटम किसी कंपाउंड में ना पाया गया होगा, बस आइसोलेटेड होना चाहिए। अब उस आइसोलेटेड गैसियस एटम की बैलेंस शेल से, कौन से बैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी रिक्वायर होगी उस एनर्जी को बेसिकली हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे हम, आयोनाइजेशन। अब मुझे जहां तक कहते हैं आपको समझ आ गया। अब डेफिनेशन हमने जो हमने यहाँ पे बातें की वही हम यहाँ पे वर्डिंग में लिखेंगे। अब यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे, the minimum amount of energy, the minimum amount of energy required to remove
an electron from the valence shell of isolated gaseous atom is called आयोनाइजेशन एनर्जी। उस एनर्जी को हम बेसिकली क्या करें, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर बात जो फोकस करने वाली है कौन से शेल से, वैलेंस शेल से। वैलेंस का तो पता है आखिरी शेल है, और उसके बाद आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। ये दो बातें हैं, तो उसके लिए जो कम से कम हमें एनर्जी निकालनी है उस एनर्जी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब उसके बाद में इसी एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल देखिए, एग्जांपल। अब सबसे पहले हमने क्या है, सोडियम एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसको हमने क्या करना है, सोडियम का आयन बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव। अब इसके लिए जो हमें इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ये आयनाइज हो गया, मतलब आयनाइज। अब इसके लिए जो डेल्टा एच होता है, मतलब डेल्टा एच वो होता है प्लस 496 किलो जूल पर मोल। अब ये क्या है, किलो जूल पर मोल। अगर हम 1 मोल क्या है सोडियम के एटम लें, उसको हमने क्या बनाना है, आयन बनाना है 1 मोल को, तो उसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर वो कितनी होगी, 496 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर होगी 1 मोल ऑफ सोडियम एटम से क्या बनाने के लिए, सोडियम आयन बनाने के लिए। तो ये हमें बेसिकली अब प्लस का साइन ये शो करते हैं कि इसके अंदर हमने हीट दी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट हमारे पास क्या है, इंटर हो रही है इसके अंदर हमारे पास। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देख दो मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम में से हमने क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, Mg पॉजिटिव बनाना है। हमने एक इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल से निकाला है। अब इसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर है वो डेल्टा H जो होती है वो यहाँ पर प्लस 738 किलो जूल पर मोल। ये मीन कि 1 मोल अगर मैग्नीशियम एटम ले उसमें से क्या मैग्नीशियम आयन, क्योंकि मोनो पॉजिटिव आयन है, मोनो पॉजिटिव, तो उसके लिए हमें एनर्जी कितनी रिक्वायर है, 738 किलो जूल। कितनी, 730 किलो जूल। अब उसके बाद इसका यूनिट लिखते हैं, यूनिट। अब देखिए यूनिट तो यहाँ पर लिखा है किलो जूल पर मोल इज द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी मीन कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसका यूनिट बेसिकली क्या है, हमने यूनिट को देखना है ये। अब यूनिट तो मैंने पहले ही लिख दिया, अब हम यहाँ पर लिख दो द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल। 1 किलो जूल यहाँ पर लिख लेते हैं, किलो जूल पर मोल इज द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये यूनिट है हमारे पास इसका आयोनाइजेशन एनर्जी। अब उसके बाद हम इसका कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड देखना है। हमने देखना कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ग्रुप में इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। अब इंक्रीज और डिक्रीज किस वजह से डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, वो हमने 7 रीजन भी देखने हैं। अब पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं हम। पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक पीरियोडिक ट्रेंड हमने देखना है। पीरियोडिक ट्रेंड किस चीज का पीरियोडिक ट्रेंड देखना, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का। हमने किसका देखना, आयोनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट पीरियोडिक टेबल बनाया है ना, इसमें सबसे पहले हमें चाहिए पता नहीं पीरियड क्या होता है, देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। अब देखिए कि हमें पता है कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, हमारे पास वर्टिकल कॉलम, उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप। अब ये वाले हमारे पास वर्टिकल कॉलम, ये वाले इस तरह के, ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ये कॉलम है इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। दीज वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, ग्रुप्स। और हमें ये भी पता है कि हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वाली, इनको हम बेसिकली क्या करें, पीरियड्स करें। क्या करें, पीरियड्स। और हमें ये भी पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड। ये जब हम साइलेंट फीचर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे उस वाले लेक्चर में हमने अंदर कवर किया था। हमने क्या कहते हैं, कवर किया। अब उसके बाद हमने देखना कि हमारे पास पीरियड में इंक्रीज होते, डिक्रीज होते, ग्रुप इंक्रीज होते, डिक्रीज होते।
अब सबसे पहली बात मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो ग्रुप पीरियड में, सॉरी, लेफ्ट टू राइट को पीरियड में मूव करते हैं, हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आती है? इंक्रीज। बस अभी तक ये याद रखना कि इंक्रीज होती है, बस अभी ना ये याद रखना। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास में, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये आगे मैं रीजन बताऊंगा भाई क्यों इंक्रीज हो, मैं डाटा भी पुट करूंगा यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्व किया हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है वो डाटा भी यहाँ पर प्लॉट करेंगे भाई आयोनाइजेशन में बाकी इंक्रीज हो रही है नहीं, वो बाद की बात है। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। एंड देन उसके बाद हम ग्रुप में बात करते हैं। हम कहते हैं जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी आयन पूरा नहीं लिखा, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या बस डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। डिक्रीज का मतलब पता है ना? कम होती है भाई, कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अब उसके बाद हम रीजन बताएंगे क्यों कम होती है भाई। अब उसके बाद हम यहाँ पर ना पहला हम ले लेते हैं, पहला ग्रुप ले लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। अब अल्कली मेटल में सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है? लिथियम आता है। क्या आता है? लिथियम। लिथियम के बाद कौन सा आता है? सोडियम आता है। सोडियम के बाद कौन सा आता है? पोटाशियम आता है। पोटाशियम के बाद क्या आता है? रुबिडियम आता है। और उसके बाद क्या आता है? सीजियम आता है। रुबिडियम, रुबिडियम। उसके बाद क्या आता है? सीजियम। अगर हम किसकी बात करें? सेकंड ग्रुप की बात करें। किसके? हम सेकंड ग्रुप की बात करें। अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन भी है, हम यहाँ पर हाइड्रोजन निकला है। अब ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। अब हम सेकंड पीरियड इस तरह से एलिमेंट लेते हैं। अब सोडियम, सोडियम के बाद क्या आ जाता है? मैग्नीशियम आ जाता है। बेरिलियम, सोडियम के बाद बेरिलियम, फिर क्या आता है? बोरोन, फिर क्या आता है? कार्बन, फिर क्या आता है? नाइट्रोजन, फिर उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीजन, एंड देन उसके बाद क्या आता है? फ्लोरीन। क्या आता है? फ्लोरीन। अब देखिए भी यहाँ पर अगर हम डाटा देखें, जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर डाटा दिया गया है उसके मुताबिक ये जो हमारे पास लिथियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 560 किलो जूल पर मोल। मीन लिथियम के एक शेल में से, आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी जो रिक्वायर है वो कितनी रिक्वायर है? हमारे पास 560 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर है। अब इसी तरह से हम मूव करते हैं लास्ट में आपका कौन सा? फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का जो हमारे पास है ना एक एटम, इसके बैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है 1681 1681 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होगी। अब देखिए यहाँ से हम ऐसे मूव करें तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है? पहले वाली कितनी है? 560 और आखिरी वाली कितनी है? 1610। मीन काफी सारे तकरीबन 1020 का फर्क पड़ चुका है यहाँ पर। मीन 1020 कम है, इसलिए 1020 किलो जूल पर मोल एनर्जी है ज्यादा है। अब अगर हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, अब ये समझने बात का रीजन में लिखवा देता हूँ, रीजन लिखवाने हमें समझे तो सीधा बात को। अब हम कहते हैं ग्रुप में जो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है, कम होती है। किस तरह से? हमें भी डाटा मिलेगा प्रोवाइड करें। हम कहते हैं कि सोडियम की हमारी लिथियम की जो 560 है, सीजियम की है वो 377 है। अब बाकी भी काम करें, इसकी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 360 किलो जूल एनर्जी निकालें और यहाँ 377 किलो जूल एनर्जी। बाकी यहाँ से टॉप टू बॉटम क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। बस अभी यही देखने, उसके बाद में रीजन बताऊँ, रीजन के साथ हमने आगे चलना है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी लेते हैं, ग्रुप में क्या होता है? डिक्रीज होती है और पीरियड में क्या होता है? बस इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर पीरियोडिक टाइमिंग आयोनाइजेशन एनर्जी मैं पूरा लिखने के बजाय टाइम बचाने के आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप की बात कर लेते हैं भी। हम कहते हैं हमारे पास जो होता है ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। सबसे पहले सेंटेंस में हम लिखेंगे ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बस डिक्रीज होती है। फिर उसके बाद रीजन हम बताएंगे, रीजन में दो रीजन है कि हमको किस वजह से कम होती है, ज्यादा नहीं। हम कहेंगे when we move from top to bottom in the
periodic in the group, sorry, in the group, the value of ionization energy is decrease, क्या होती है, डिक्रीज होती है यहाँ पर। अब उसके बाद दो रीजन बताओ, रीजन को मैं समझाता हूँ। अब नंबर 1 पर हम कहेंगे कि हमारे पास जो साइज ऑफ एटम होते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज। नंबर 1 पर कहेंगे साइज ऑफ एटम इज इंक्रीज होता है, साइज ऑफ एटम इज इंक्रीज। ये अभी ये सिर्फ लिखने दें, मुझे लिखने दें, मैं समझा देता हूँ। अब उसके बाद दूसरी वाली हमारे पास है, हम कहेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स क्या इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल जो है वो भी क्या इंक्रीज। ये दो रीजन आप लोगों ने देखे। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दूं। अब देखिए अगर हम सोडियम की बात, यहाँ पर हम किसकी बात करें, हम बात करें ये पहला ग्रुप लेंगे, अल्कली मेटल ग्रुप लेंगे। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना पहला, यहाँ पर हम देख लेते हैं लिथियम, तो लिथियम का साइज ये होता है, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका पहला शेल, ये और ये उसका कौन सा दूसरा शेल। ये लिथियम का मैं एटम बना रहा हूं, लिथियम, ये देखते जाते, मैं अभी पहले शेल की बात करूंगा और किसी की नहीं। अब लिथियम के बाद कौन सा आ जाएगा, बस लिथियम के बाद सोडियम आ जाएगा। सोडियम बिलोंग टू सेकंड पीरियड, तो थर्ड पीरियड। अब थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा तो हमें ये पता है हमें कि दो एटम जिस पीरियड से बिलोंग करेगा उसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे। ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसके बाद नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, 3 होंगे भाई। ये तो हमें पता है ना, ये तो सारी बातें हमने पहले की हुई है, पहले वाले लेक्चर में। चलिए जिन बच्चों को नहीं पता वो भी पता चल गया हो, अब ये मैंने बता दिया। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, सोडियम आ गया, ये सोडियम का हमारे पास एटम आ गया, ये सोडियम का एटम। अब उसके बाद सोडियम के बाद पोटाशियम, पोटाशियम बेरियम, हम डायरेक्ट चले जाते हैं सीजियम के ऊपर। हम नहीं कहते ये सीजियम का कहते हैं। अब देखिए ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 पीरियड से बिलोंग करता है। इसके पास नंबर ऑफ शेल भी कितने, 6 होंगे। हम यहाँ पर देख लेते हैं ये इसका न्यूक्लियस, ये पहला शेल आ गया सीजियम का, ये उसका सेकंड वाला शेल, ये हम सीजियम के ऊपर डायरेक्ट चले गए, ये उसका तीसरा शेल, ये उसका चौथा शेल, फोर्थ वाला शेल। अब ये उसका फिफ्थ वाला शेल और ये उसका कौन सा होगा, 6 वाला शेल। ये हम किसकी बात करें, सीजियम की बात करें। अब देखिए अब हम कहते हैं जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं साइज ऑफ एटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। बाकी इसका छोटा साइज, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में आपका सीजियम उसका सबसे बड़ा साइज आ गया, ये बात। अब दूसरी बात नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, यहाँ पे 2 शेल, यहाँ पे 3 शेल, उसके बाद 4 शेल, 5 शेल, उसके बाद 6 शेल, तो सीजियम में क्या शेल। अब इसकी रीजन क्या है, रीजन तो हमें नहीं है ना सर। अब रीजन ये, अब इसके शेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था जो हम निकाल रहे थे, अब इसके शेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है यहाँ। अब देखिए ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, इसको न्यूक्लियस ने क्या किया, मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है, भागने के लिए दे रहे हैं, हम ज्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज भी है, ज्यादा करीब है, इसने इसे मजबूती से पकड़ा और ये इसके दरमियान काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और न्यूक्लियस और पहले शेल का इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ गया और इसने थोड़ी सी फोर्स के साथ हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इसे आसानी से निकल। इस वजह से हमारे पास जो होती है टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम होती है और हमारे पास क्या होती है, ऊपर वाले एटम की उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, नीचे वाले की होती है कम होती है। ये हमारे पास रीजन है, यहाँ पे आई समझ यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद हम ट्रेंड लेते हैं, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है। देन यहाँ पर हम देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड, तो हमने लिखा ना आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स में क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। सबसे पहला हम सेंटेंस लिखेंगे कि हम जब मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट
पीरियड के अंदर, तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बस सिर्फ यहाँ तक, फिर उसके बाद रीजन बताऊंगा, मैं आपको रीजन बताऊंगा भी, साथ समझाऊंगा भी। हम क्या है, when we move from left to right, R-I-G-H is right, in the period में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, क्या होता है, द आयोनाइजेशन एनर्जी, आयन को पूरा लिख, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आईई सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज, क्या होती है, इंक्रीज होती है। बस ये तो हमें पता चल गया कि इंक्रीज होती है, आगे सर रीजन भी तो बताए ना, किस वजह से इंक्रीज होती है, क्या वजह, हमें भी तो पता चले किस वजह से इंक्रीज होती है। अब हम देखते हैं इसके रीजन भी बता दूं मैं आपको। अब रीजन ये है, हम कहते हैं कि साइज ऑफ एटम जो है वो रिड्यूस होता है। साइज ऑफ एटम क्या होता है, रिड्यूस। पहली बात ये लिख लेंगे, द साइज ऑफ एटम इज डिक्रीज। ये बाद में आप लोग समझाता हूँ क्यों डिक्रीज होता है, किस वजह से डिक्रीज हो रहा है, ये तो मुझे पता है ना, डिक्रीज। बस अभी ये कर रहा हूँ। अब उसके बाद हम करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स इन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, बढ़ रहा होता है। साइज कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, बढ़ता है। अब ना हम इसकी बात करें सेकंड पीरियड की बात, इसकी बात करें सेकंड। और हमने कहा था कि जो एटम जिस पीरियड से बिलोंग करते, जितने भी एटम थे उन सब में नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स। अब हम यहाँ पर बात करें, हमने बात स्टार्ट लिथियम से स्टार्ट किया और कहाँ तक करें, फ्लोरीन तक जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कहते हैं ये हमारे पास पहला जो है ना, पहला एटम है बस लिथियम का, ये उसका पहला शेल आ गया। दिस इज द फर्स्ट शेल ऑफ लिथियम एटम, एंड देन ये आ गया उसका सोडियम, सेकंड शेल लिथियम का, ये शेल। अब लिथियम के बाद कौन सा बस बेरिलियम आएगा, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस आ गया, ये उसका पहला शेल, ये, और ये उसका कौन सा नंबर, दूसरा शेल। अभी ना मैं आपको एटम का स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रहा हूँ, फिर रीजन बताऊंगा कि साइज क्यों कम होता जाता है। अब ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा, उसका पहला शेल, ये उसका दूसरा शेल, दिस इज सेकंड शेल ऑफ लिथियम, सॉरी बोरोन। अब देखिए इसका साइज बड़ा था, इसका साइज इससे कम, इसका साइज इससे कम। अब उसके बाद आगे वाला हम सो मूव करते बढ़ते हम फ्लोरीन के ऊपर पहुंच जाते हैं। हम कहते हैं ये फ्लोरीन का एटम आ गया हमारे पास। अब देखिए ये वाला जो हमारे पास एटम, ये किसका आ गया, फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन का जो एटम उसका साइज सबसे ज्यादा कम होगी, ये अब देखिए इन सब में हमारे पास नंबर ऑफ शेल तो बराबर है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो। अब पहली बात जो हमने की है, हमने क्या कहा साइज ऑफ एटम रिड्यूस हो, डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल डिक्रीज। अब किस वजह से डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो वो क्या है, बस इंक्रीज हो रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो रहा था, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन थे वो कितने थे, 3 थे, इसके पास कितने थे, 4 थे, इसके पास 5 थे, 6, और जो हमारे पास फ्लोरीन जो था उसके पास कितने थे, 9 थे। क्योंकि यहाँ पर 3 प्रोटॉन थे जो एक इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे, यहाँ पर 4 प्रोटॉन थे, यहाँ पर 5 100 मूव करते तो फ्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन लगे, 9 प्रोटॉन लगे जो कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहे। इस वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे क्या गया, मुश्किल हो गया, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे क्या गया, आसान हो गया। हमने क्या किया, हमारे पास जो लिथियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम है, और जो फ्लोरीन है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है। ये था हमारे पास बेसिकली पीरियोडिक ट्रेंड, जो कि हमने देखना पीरियड के अंदर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या इंक्रीज हुई, किस वजह से, लेकिन साथ हमने ये भी देखा है। तो ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली हमारे पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से सबसे ज्यादा, शॉर्ट क्वेश्चन तो वैसे ही बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास।
यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।